नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी बीजेपी के बूथ चलो अभियान की। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में भाजपा मैदान में उतर गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, पदाधिकारी और 41 लाख के करीब कार्यकर्ता बूथ विजय अभियान का आगाज करते हुए चुनावी युद्ध में कूद चुके हैं। भोपाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भोपाल के बूथ क्रमांक 216 से बूथ विजय अभियान की शुरुआत की है। वहीं प्रदेश भर में भाजपा के दिग्गज नेताओं, मंत्रियों, कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगह इस अभियान का श्री गणेश किया। अनुच्छेद 370 के समापन के बाद से भाजपा के लिए 370 एक शुभांक बन गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए जहां भाजपा ने लोकसभा में कम से कम 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, वहीं मध्य प्रदेश में हर बूथ पर कम से कम 370 मतदाता जोड़ने का टारगेट तय किया है। बूथ विजय अभियान इसी लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास है और एमपी में सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत का एक बड़ा लक्ष्य तय कर चुकी भाजपा को इस अभियान से क्या फायदा होगा और अभी तक टिकट वितरण में उलझी कांग्रेस की मैदानी रणनीति कैसी होगी, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। प्रतिदिन 2 घंटे का समय भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को देना है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी जा रहे हैं, कैबिनेट के मंत्री भी जाएंगे। 41 लाख से ऊपर डिजिटली इनरोल्ड कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, प्रत्येक बूथ पर बूथ के सशक्तिकरण के साथ हर बूथ पर विजय का जो अभियान है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें टास्क दिया है कि 370 प्लस नए मतदाता हमें बढ़ाना, और उसके लिए आज मैंने जो बैठक ली है यहाँ पर, उसकी सूची बनना प्रारंभ हो गई। भाजपा ने जहां अभियान प्रारंभ कर दिया है, वहीं कांग्रेस अभी भी टिकट वितरण में उलझी हुई है। जमीन पर फिलहाल कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि भाजपा के अभियान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया जरूर दी है। भारतीय जनता पार्टी कितने भी उपाय करे, उसकी जो है ये जो दंभोक्ति है 370 वाली और 400 पार वाली, ये जो है स्खलित होने वाली है, समाप्त होने वाली है। इसमें कुछ भी तथ्य नहीं है। आज देश इस बात के लिए सजग हो चुका है कि संविधान की हत्या करने के प्रयास चल रहे हैं और इसकी पार्टी के नेताओं की नीयत जाहिर हो चुकी है कि वो इस संविधान को स्क्रैप करना चाहते हैं और इसके लिए उनको 200 सीटों में 150 सीटों में समेटना देश की ज़रूरत है, अपरिहार्यता है और वही होगा। ये सब नौटंकियों से कुछ भी हल होने वाला नहीं। भाजपा लोकसभा चुनाव की डगर पर आगे बढ़ चुकी है। भाजपा का 10 दिवसीय बूथ विजय अभियान एक तरफ जनता के बीच भाजपा की मौजूदगी बढ़ाएगा, तो दूसरी तरफ भाजपा के संपर्क में भी वृद्धि होगी। देखना ये है कि अब कांग्रेस कब और कैसे जनता के बीच जाती है।
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। और एक अभियान खत्म हुआ नहीं था, बीजेपी का दूसरा शुरू हो गया है। 29 में से 24 सीटों की घोषणा हुई है, 5 सीटों का ऐलान कभी भी हो सकता है। और इस बीच बूथ विजय अभियान, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, भाजपा के पास कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत है और उनको सक्रिय रखना ये भाजपा के लिए न केवल चुनौती रहता है बल्कि एक संगठन की रणनीति का हिस्सा भी रहता है। दोनों चीजें हैं ये, हालांकि परस्पर विरोधी बातें हैं कि भाई संगठन की रणनीति है कि कार्यकर्ता को सक्रिय रखिए, उसको ये एहसास होता रहे कि वो भाजपा के सदस्य हैं और उनको कोई न कोई काम मिल रहा है। तो ये जो प्रधानमंत्री जी ने 370 सदस्य यानी कि मतदाता, पिछली बार जो मतदान हुआ था उससे 370 और ज्यादा पड़े भाजपा के पक्ष में, तो ये सोच करके बूथ वाइज जो है 65,000 से ज्यादा बूथों पर यदि मान लो ये संख्या बढ़ती है तो भाजपा की ताकत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसके लिए करना क्या पड़ता है ये मालूम है। कई बार क्या होता है कि नेता अनाउंस तो कर देता है, लेकिन अनाउंस करने के बाद उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा ये शायद उसकी संभावनाओं में, उसकी रणनीति में नहीं है। प्रधानमंत्री जी को जब से 10 साल से हम लोग देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, आप भी कवर कर रहे हो, बिल्कुल हमें ये बात समझ में आ रही है कि प्रधानमंत्री जी जब कोई योजना लेकर के आते हैं उसका रोड मैप तैयार रहता है। यदि हम जनधन से लगाकर आज तक के योजनाओं को हम बात करेंगे तो हमें ये मालूम है कि ये किस योजना का शुभारंभ क्यों हो रहा है, इसके पीछे के परिणाम क्या होंगे और क्या हुए हैं, ये हमारे सामने है। तो जब उन्होंने ये कहा कि हम 370 प्रत्येक बूथ पर बढ़ाएंगे, तभी ये समझ में आ गया था, मुझे तो कम से कम आ गया था कि बूथ पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता को बढ़ाने का अभियान चलेगा। और वो यही अभियान है जिसके अंदर एक आम कार्यकर्ता, खुद भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने भी ये बात कही है कि 41 लाख कार्यकर्ताओं को हम सक्रिय करेंगे। यानी कि आप समझ लीजिए कि जब 41 लाख कार्यकर्ता सक्रिय होते हैं और 10-10 कार्यकर्ता यदि मान लो लोगों से संपर्क करते हैं, बड़ी संख्या में जो है लोगों के साथ मुलाकात या मतदाताओं के साथ मुलाकात का प्रोसेस पूरा होता है। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति का लाभ जो है भाजपा को मिलता है, पहले भी मिला है, आगे भी मिलने वाला है, क्योंकि उसकी एक्टिविटीज ही इसी प्रकार की है। दूसरी बात यह है कि जो सरकार के हितग्राही हैं, जिन्होंने किसी भी योजना के अंतर्गत लाभ उठाया है, उसका पूरा का पूरा विवरण जो है वो भाजपा के पास है। यदि किसान के खाते में पैसा आ रहा है प्रधानमंत्री जी की राहत वाला मध्य प्रदेश की ओर से, उसका भी खाता है, क्योंकि एक सिंगल क्लिक में जब जाता है तो आपके पास वो SMS करने का साधन भी रहता है। जब आपने 80 करोड़ देश भर में दे रहे हो, मुफ्त अनाज दे रहे हो, तो मध्य प्रदेश में कितने लोगों को दे रहे हो इसकी सूची भाजपा के कार्यालय में भी निश्चित रूप से मौजूद है। चाहती तो कांग्रेस भी उसको कलेक्ट कर सकती थी, लेकिन उनने क्या किया वो जाने, लेकिन भाजपा के यहाँ तो है ये। एक बार उसका गलती भुगत चुकी ना, जब किसान कर्ज माफी के दावे किए थे और जब वो पेन ड्राइव दी थी, उसका खामियाजा भुगत चुके हैं उपचुनाव में। इसलिए उन्होंने, उनके दिमाग में ये आता। देखिए क्या होता है मनोज जी, कि आपके द्वारा किया गया कोई भी काम, चाहे वो पहले किया गया हो चाहे बाद में किया गया हो, आप उसको गिना सकते हो। आपने यदि मेरी किसी मामले में मदद की है तो आप सीधे न भी कहेंगे तब भी ये कह सकते हैं कि भाई हम तो ऐसे हैं पंडित जी कि वो काम तो कर ही सकते हैं। तो माने एक एहसान भी उसको कह सकते हैं और एक संबंध जोड़ना भी उसको कह सकते हैं। तो यदि हम संबंध जोड़ करके किसी भी व्यक्ति के साथ चलते हैं तो मुझे लगता है उसका आपके प्रति सहानुभूति पैदा होगी, आपको उसका लाभ मिलेगा। तो भाजपा इसी लाभ को लेने की स्थिति में रहती है और रही है। अगली बात जो है, मैं ये सोचता हूं कि इस समय जो चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश के MP के मन में मोदी और मोदी के मन में MP वाला जो नारा चला था, यहाँ शिवराज जी की लाडली बहना चली थी, तो ये सारी चीजें डॉक्टर मनमोहन यादव जी ने भी लाडली बहना वाले मामले में यथास्थिति रखी है। इसका मतलब ये हो गया कि भाजपा में नेतृत्व बदल जाने से योजनाएं नहीं बदलती, योजनाएं किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती, पार्टी और सरकार की होती है, पार्टी की विचारधारा के आधार पर। तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस प्रकार से काम संभाला है, उन्होंने भी उसी प्रकार की निरंतरता, उसी प्रकार के दौरे, उसी प्रकार से कनेक्टिविटी का सारा जो काम किया है। आप किसानों के मामले में देख लीजिए, मोहन यादव जी ने निरंतर किसानों के प्रति जो एक शिवराज जी का भी पक्ष होता था, यानी भाजपा का पक्ष होता था, क्योंकि मैं बार बार एक बात कहता हूं मनोज जी कि भाजपा में कोई भी व्यक्ति नेता नहीं होता, कार्यकर्ता नेता होता है, उसको कार्यकर्ता ही नेता बनाते हैं। जिस दिन उन कार्यकर्ताओं का ध्यान दूसरे कार्यकर्ता की तरफ चला जाता है, वो नेता बन जाता है। देख लीजिए, आपको 3 महीने भी नहीं हुए हैं, 3 महीने में आपको सीधा सीधा अंतर दिखाई दे रहा है
कि शिवराज सिंह चौहान अपनी जगह नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता यथावत है, लेकिन उनके पैरेलल में दूसरा कार्यकर्ता उतना ही लोकप्रिय धीरे धीरे होता जा रहा है। तो 2 महीने पहले, हम तो एक दिन पुरानी बात है ना, हरियाणा उदाहरण है। हाँ, रात में जो है वही खट्टर साहब के पांव छू रहे थे, खट्टर साहब फिर आशीर्वाद देने के लिए रिजाइन दे दिया आज अपनी विधानसभा सीट से। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठावान है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस उम्मीद के साथ बैठा हुआ है कि मध्य प्रदेश में हमारी किसी बात को लेकर के नाराजगी हो सकती है, लेकिन भारत की रक्षा के लिए, भारत के परम वैभव के लिए और भारत को हम विश्व की ताकत बनाएंगे, इसके लिए नरेंद्र मोदी का जो विजन है, जो वो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार की दिशा में वो जा रहे हैं, उस दिशा को कोई चुनौती देने जैसी स्थिति निर्मित नहीं करना चाहता। मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को सुन रहा था, बहुत विद्वान है वो, लेकिन कितना नीरस भाव में बोल रहे थे। और क्या उनके मन में ये विचार था कि सचमुच में ऐसा होने वाला है? भाई जिसको ये अनुमान नहीं है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हम 2 बार से नहीं बना पा रहे और तीसरी बार बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, वो यदि दंभोक्ति की बात कह करके खुद ही दंभोक्ति करे, मुझे लगता है कि ये एक अजीब सी चीज है। और ये जानते ही है कांग्रेस का, तो ये हर मित्र जानता है कि इस चुनाव के परिणाम क्या होने वाले हैं, क्योंकि जनता के अंदर जो बातें चलती हैं, जनता में जो लहर है, वो सब दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ने और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की सक्रियता बनाई है, ये लोकसभा चुनाव में 29 के टारगेट को छूने के लिए कामयाबी का एक रास्ता है। बिल्कुल ब्रजेश जी, कुछ आंकड़ा ही बड़ा दिलचस्प है कि 65,000 के करीब बूथ हैं और 41 लाख कार्यकर्ता हैं, यानी हर बूथ पे औसत हम मान ले तो 70 कार्यकर्ता करीब होते हैं। तो ये एक बड़ी संख्या, क्योंकि पहले तो कहा गया था कि पन्ना प्रमुख, त्रिदेव, अर्ध पन्ना प्रमुख सहित 10 लोगों की एक टीम बनाई गई थी, लेकिन ये आंकड़ा 70 तक जाता है। और अगर ये 41 लाख लोग अगर औसत 10 मतदाताओं के पास भी जाते हैं तो ये आंकड़ा 4 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है। तो एक बड़ा फिगर है, क्योंकि 7.5 करोड़ की आबादी में 4.5 करोड़ के आसपास तो वोटर ही हैं केवल। और अगर ये सारे वोटर तक पहुँच जाते हैं तो ये 370 का जो आंकड़ा मोदी ने दिया, कई बूथों पर हो सकता है इससे ऊपर भी निकल सकता है। तो ये गेम चेंजर योजना साबित हो सकती है। दूसरा, 16 लाख नए वोटर हैं जिनसे संपर्क की बात की जा रही है, जिनसे प्रधानमंत्री खुद कनेक्ट होते रहते हैं अलग अलग कारणों से। देखिए, हमने ये पहली बार नहीं देखा मनोज जी, जो नया युवा मतदाता होता है, पहली बार मतदान करने वाला होता है, सबसे पहले पहुंचने वाली पार्टी बीजेपी होती है उसके पास, जो उसको प्रभावित करती है या उसको अपने पाले में लाने की कोशिश करती है। चाहे वो हमने देखा हो कि 12th पास करने के बाद ही उनसे संपर्क शुरू कर दिया जाता है। इसमें एक बड़ी भूमिका विद्यार्थी परिषद भी निभाता है। तो आप देखिए, बीजेपी हमेशा लक्ष्य लेकर चलती है कि युवा मतदाता कितने हैं। यदि 16 से 18 लाख हैं मध्य प्रदेश में, नई पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, तो उनके मन की भावना को समझने की कोशिश करती है, उनसे संपर्क करती है और उनको एक तरह से बीजेपी के पाले में, बीजेपी की विचारधारा में रमाने समाने का काम करती है। ये उसके काम करने की शैली है, रणनीति है। जो आपने कहा कि 41 लाख कार्यकर्ता हैं, तो देखिए, आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, कार्यकर्ता तो उससे ज्यादा भी है, लेकिन यदि 41 लाख कार्यकर्ताओं को वो चार्ज करके भेज रही है अपने हर बूथ पर, और वो कोशिश कर रही है कि 370 का जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री का, उसको हासिल कर ले, तो कोई बड़ी बात नहीं है मनोज जी। पिछली बार देखिए आप लोकसभा चुनाव में कितना परसेंट, हमेशा हम देखते थे 1%, आधा परसेंट, 2% तक बढ़ोतरी होती थी या बदलाव होता था, लेकिन आप मार्जिन देखिए एकदम 2.5 के अंक तक पहुंचते पहुंचते रुक गए। तो जब वो ये मेहनत ही तो उसका असर था ना, कि जो आपने रणनीति बनाई थी, जो आपने पन्ना प्रमुख बनाए थे, पहले आपने बूथ प्रमुख बनाए, उसकी नकल आपको, हम बीजेपी की नकल जो है उसको कांग्रेस करते हुए नजर आ रही, लेकिन कर नहीं पा रही, क्योंकि उसके पास ऐसा निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं है। जो सुरेश शर्मा जी कह रहे थे कि वो पार्टी के लिए लगा रहे। जब घर में ज्यादा भीड़ होती है मनोज जी, बड़ा घर होता है, कुटुंब होता है, तो आप देखिए सबको काम पे लगाए रखना पड़ता है, नहीं तो फिर बर्तन जिस तरह से खटकते हैं वैसे ही कार्यकर्ताओं में भी झगड़े हो जाते हैं। तो सबको जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो बीजेपी उसी रणनीति पर काम करती है, जिम्मेदारियों का, और फिर जब वो देखती है कि बेहतर काम करने वाला कार्यकर्ता, तो उसका प्रमोशन करती है। इसी होड़ की वजह से कार्यकर्ताओं में भी एक तरह से हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा रहती है कि मैं भी बेहतर करूं। हर मंडल अध्यक्ष में देख लीजिए, हर आप पन्ना प्रमुख में देख लीजिए कि वो कोशिश करता है कि मेरा काम बेहतर, क्योंकि उनके काम का आकलन होता है। बाकी के दलों में यह आकलन नहीं होता है। यदि हम कांग्रेस की बात करें तो वहां पे यदि पार्टी जीत गई तो ये भी नहीं पूछ रहे जाते कि भाई किसकी मेहनत से जीत गए, किसके बूथ पर ज्यादा मेहनत हुई। और वहां पर व्यक्ति जो यदि विधायक है वही ये मान ले कि हाँ ये कार्यकर्ता ने अच्छा काम किया, तो उसका कुछ सुनवाई हो जाती है। लेकिन बीजेपी ये कोशिश करती है कि यदि किसी कार्यकर्ता ने कमजोर रह गया या किसी बूथ पर कमजोर रह गई पार्टी, तो उसको कैसे मजबूत किया जा सके, ये वो मजबूती करने की, लक्ष्य की ओर बढ़ने की। क्योंकि कांग्रेस मुक्त का नारा आपने ही दिया ना,
अब आप बूथ पर ही जाने का 370 का, भले ही उसके अलग अलग कारणों का आपने 370 हर बूथ पर बढ़ाने के बजाय 370 धारा भी है, आपने कार्यकर्ताओं को काम से भी लगा दिया, एक लोगों में एक मैसेज भी दे दिया कि 370 मतलब आप लोगों के चर्चा में भी माहौल में रहे, माहौल बना रहे। लेकिन उसके अन्य कारण भी हैं कि आप अपनी पार्टी को लगातार मजबूत करते जा रहे हैं। मनोज जी, जो मजबूत करने के कारण ही तो आप लक्ष्य इतना लेके चल रहे हैं कि एनडीए के 400 का लक्ष्य, यदि यही जो बढ़ोतरी होगी तभी तो आप लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। तो 370 के लक्ष्य को कितनी गंभीरता से ले रही है पार्टी, ये इससे दिखाता है कि प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य दिया है उसके पालन के लिए किस तरह से संगठन जुट गया है, कि प्रधानमंत्री की अपील पर जब जनता एकमत हो जाती है, अपनी सब्सिडी छोड़ देती है, तो कार्यकर्ता कितनी लगन से काम करता होगा। और मुझे लगता है कि ये लक्ष्य हासिल करना कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने लक्ष्य दिया है और संगठन जी जान से जुट गया और बैक सपोर्ट भी उसके पास आरएसएस की है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एक बेहतर कदम होगा। और जिस तरह से जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है, मध्य प्रदेश का जो संगठन है वो हमेशा ही अग्रणी रहा है, वो साबित करता रहा है। उदाहरण मध्य प्रदेश के संगठन का दूसरे राज्यों में दिया जाता है कि सबसे ज्यादा अनुशासित, सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रयोग होते हैं और वो सफल भी होते हैं। तो निश्चित तौर पर देश भर में उसकी चर्चा होती है। सर्वज एक और चीज है कि हम देख रहे हैं कि उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई थी, उसके पहले भोपाल जैसे शहरों में कार्यालय का उद्घाटन हो जाता है लोकसभा के लिए, इंदौर में कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। अभी कैंडिडेट की घोषणा बीजेपी ने की नहीं है। कांग्रेस में हम देख रहे हैं अभी तो कैंडिडेटों के नाम की घोषणा नहीं हुई है, तब उनके जो प्रवक्ता कह रहे हैं तो उनके लिए तो आश्चर्य की बात होगी। तो ये पार्टी की कैंडिडेट जब तय हुआ वो अपनी मेहनत करेगा। संगठन ने अपनी पूरी रणनीति का खाका खींच रखा कि उसको कब कब क्या क्या करना है, कैसे करना है। और ये अभियान जब 22 मार्च तक चलेगा, इस बीच हो सकता है कि लोकसभा चुनावों की घोषणा भी हो जाए, आचार संहिता भी लग जाए, तारीखों का ऐलान भी हो जाए। इस बीच जो उम्मीदवार होंगे तो उनका आधा काम तो पार्टी ने वैसे ही आसान कर दिया। देखिए मनोज जी, मेरे इस कथन में शायद अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन चूंकि मेरा अनुभव है और मैंने पार्टी को भी नजदीक से देखा है और कार्यकर्ताओं के साथ भी मैंने जो है अटैचमेंट के रूप में देखा है कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। भाजपा एक विजन के साथ, एक रणनीति के साथ और उनको एक फ्रेमवर्क के साथ काम करती है। उनको ये मालूम है कि हमें चुनाव कैसे लड़ना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको नारायण प्रसाद गुप्ता जी का देता हूं, जो हमारे भाजपा के संगठन मंत्री रहे और हमारे काफी करीब थे। उनका कहना ये था कि किस प्रकार से चुनाव लड़े जाते हैं इसका एक फ्रेमवर्क है। मैं डॉक्यूमेंट्री नहीं कह सकता कि लिखित में तय कर रखा है, ऐसा ही है। देखिए, जब उमा भारती जी भाजपा से हट करके चुनाव लड़ने गई थी बड़ा भलेरा में, उनके सामने जिनको भाजपा ने चुनाव लड़ाया वो चुनाव जीते और उमा जी हार गई, क्योंकि उमा जी जैसी लोकप्रिय नेता यदि चुनाव है कपूर चंद द्वारा की अपन, वो जीते चुनाव। क्यों जीते? क्योंकि अरविंद जी थे भदौरिया वहां, और उन्होंने जिस तरीके से चुनाव लड़ने का, उपचुनाव लड़ने का जो भाजपा का एक तयशुदा पैटर्न था, उस पैटर्न का उपयोग किया। भाजपा को आम चुनाव कैसे लड़ना है, जनता की नब्ज क्या है, उसके बारे में किस प्रकार से संदेश देना है, कार्यकर्ताओं का मूवमेंट करा करके मतदाता को किस प्रकार से प्रेरित करके वोट डलवाना है, इन सारी चीजों का स्टेप बाय स्टेप तय है और उस तय के आधार पर काम होते हैं। कैंडिडेट तो केवल औपचारिकता है, चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, ये कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस इसमें कैंडिडेट चुनाव लड़ता है। और प्रधानमंत्री तो खुद कह चुके हैं कि उम्मीदवार मत देखिए, आप कमल का निशान देखिए। ये पूरी रणनीति का हिस्सा है कि पार्टी का हर कार्यकर्ता सिर्फ कमल का निशान देखता है। उम्मीदवार तो आए, जब उतारे वो, उनका चुनाव अभियान तो शुरू हो जाता है, या जिसको उतार दें। नहीं मनोज जी, यही एक बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के इस समय का हम वास्तविक एनालिसिस करें तो ब्रजेश जी ने जो बात कही है वही है एनालिसिस। भाजपा ने ये तय किया है कि हम कार्यकर्ताओं को की संख्या बढ़ाएं, चाहे वो अन्य दलों के निराश हो गए, अपेक्षाओं से दूर होते जा रहे, उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, ऐसा सोचने वाले लोगों को भाजपा में लेके आइए। ये पूरे देश भर में एक अभियान चल रहा है। मध्य प्रदेश में तो कार्यकर्ताओं की संख्या 41 लाख है। टैक्सी बता रहे हैं कि सक्रिय कार्यकर्ता ऐसे हैं जो 41 लाख का मूवमेंट करा रहे हैं। फिर आपको एक जिले से कार्यकर्ता लेने की जरूरत क्या है? 1000 के आसपास तो अभी आ गए इस चुनाव में। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि भारतीय जनता पार्टी को देश का शासन जो है वो 47 तक तो कम से कम करना ही है। इस विजन के साथ जो है आप काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको फोर्स, इसको ऐसा भी देख सकते हैं ना कि जब सेना मोर्चे पे जाती है तो बड़ी संख्या में पोर्टर, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लोग चाहिए होते हैं रसद और गोला बारूद पहुंचाने के लिए। और इसके साथ मनोज जी ये भी तय हुआ कि पहले भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने नरेंद्र मोदी को पेश किया। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता काफी बड़ी है और अभी कम नहीं हुई है, कितने अटैक के बाद भी कम नहीं हुई है।
उसके साथ उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी का मतलब होता है कमल का फूल, और कमल का फूल का मतलब ये होता है कि अब भाजपा का कैंडिडेट जो है वो कमल का फूल है। यानी आप देखिए कि किस तरह से ट्रांजेक्ट हो रहा है, किस तरह से एक विषय को बैक किया जाता है, दूसरे विषय को आगे किया जा सकता है। आप कल जो ये लोग आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिगत निर्णय लेते हैं, व्यक्तिगत निर्णय लेने वाला आदमी कमल के फूल को आगे नहीं बढ़ाता, ये विचार करने की बात है। दूसरा एक बड़ी गंभीर बात है जो आज अपना विषय इसके कहने में मेरे ख्याल से उपयुक्त रहेगी, जी जी, वो ये है कि देश में जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, यदि उसके अंदर कोई भी राजनीतिक दल के नेताओं के, आप बड़े नेताओं के नाम लेने लग जाइए, वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। ममता बनर्जी साहब की आप बात करिए, जिस तरह से CAA को देखा उन्होंने, तो कैसे भड़की हैं वो, उसके भड़कने का तरीका ही एक्सपोज करने वाला है। अपने आप को सबसे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कहने वाले व्यक्ति ने आज जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया है, मुझे तो लगता है कि सड़क पर बैठा हुआ आदमी उससे अच्छा बोल सकता है। जो स्कूल के दरवाजे में देखा ही नहीं होगा वो बढ़िया बोल सकता है। यानी कि CAA का मतलब ये मान लिया उन्होंने, घोषित कर दिया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं उन सबके लिए हिंदुस्तान में बुलाया जा रहा है। CAA का मतलब ये, यानी आप बताइए कि कितनी बड़ा फ्रॉड और कितनी बड़ी झूठ, जिसको इतनी अकल नहीं है कि आज का। तो ब्रजेश जी, जो शर्मा जी ने कहा और आज हम देख रहे हैं, जी जी बोलिए शर्मा जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि इससे एक बड़ा बेनिफिट नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में ऑटोमेटिक चला जाता है। जिस राज्यों को सीधा लाभ मिलेगा कि लोग ये समझने लग जाएंगे, जब केजरीवाल जैसा व्यक्ति चुनाव की हार संभावित देख करके बौखला जाता है और नरेंद्र मोदी शालीनता से अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, तो उसके प्रति स्वाभाविक सहानुभूति निर्मित होती है। बिल्कुल, तो ब्रजेश जी सहानुभूति होती है, लेकिन एक वोटर के नजरिए से भी नहीं देख रही ना पार्टी। वो ग्रुप से उन्होंने बांटा, प्रबुद्ध जनों से संवाद है, महिलाओं से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, अगड़ों से, इसके साथ ही पूरे जो उनके सारे मोर्चे हैं, महिला हो, युवा हो, अल्पसंख्यक हो, उन सबको झोंक दिया पार्टी ने एक तरह से, और ये मान लिया है कि आज से उन्होंने एक चुनावी ऐलान आगाज शुरू कर दिया अभियान का। देखिए मनोज जी, जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ था, उसी दिन से आगाज हो गए थे। और आगाज होना क्या है, पार्टी तो ऐसी है बीजेपी जो लगातार 24 घंटे 7 दिन 365 दिन एक तरह से चुनावी मूड में रहती है और चुनाव के हिसाब से ही काम करती है। आप ये सोचिए कि वो कभी उसके कार्यकर्ता घर बैठे हैं क्या? हम बस बूथ की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी तो कार्यकर्ता उनके लगातार सक्रिय रहे, चाहे वो हितग्राहियों से मिलते रहे हों, तो जनता से लगातार वोटर से संपर्क रहा है उनका। तब तो पन्ना प्रमुख हो चाहे बूथ का जो कार्यकर्ता हो, वो अपने वोटर को पहचानता है, एक एक वोटर को वो घर से निकाल कर लाता है कि 4 वोटर हैं इस घर में 5, क्योंकि वो सतत संपर्क में है। कांग्रेस जैसा नहीं है कि वो 5 साल में निकल रहे हैं, 4 साल में निकल रहे हैं, जब चुनाव आते हैं तब वो अपने वोटर का दरवाजा खटखटाते हैं, तब उनको पता चलता है कि वो उनका वोटर हुआ करता था, अब वो बदल चुका है, वो वोटर ही चला गया उनका, क्योंकि आप उससे संपर्क में नहीं रहे। तो आप जो देखिए बीजेपी की एक रणनीति है मनोज जी। अब तो स्थिति उल्टी हो गई ना कि आज हो सकता है वो कांग्रेस के लिए खटखटाए, कल वो फिर आ जाए कि भाई साहब भाजपा को वोट देना, क्योंकि अभी तो ये परिस्थिति भी हम देख रहे हैं। निश्चित तौर पर आप देखिए ये बदलाव होते रहते हैं, जिस तरह से शर्मा जी ने मनोज जी ये भी तो हो सकता है कि कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जो पहले एकदम से भाजपा के दरवाजे पर आके बैठ गए और केवल सिख दंगों के कारण उनको पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में नुकसान देखते हुए भाजपा ने सदस्यता देने से इनकार कर दिया, अब वो फिर कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दीजिए, तो आप समझ क्या मानेंगे कि भैया तुम पहले तय तो करना तुम हो किधर। यह हो सकता है कि आपको संदिग्ध बना दिया उन्होंने, और दूसरे जो कमलनाथ के करीबी हैं वो धीरे धीरे आते जा रहे हैं, तो हो सकता है बीजेपी कोई नई रणनीति भी हो शर्मा जी चुनाव के बाद जो देखने को। ये भी हो सकता है कि इसीलिए उनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया, क्योंकि नकुल नाथ जाते फिर वो कहते कमल को वोट देना है। नहीं, आप एक बात तो थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाता। नहीं, ये भी हो सकता है ना अभी तो कि भागीरथ प्रसाद भी तो कोई बन सकता है, दोबारा नहीं बन सकता क्या? बिल्कुल जी। जैसे टिकट का बी फॉर्म लेने के बाद जो है भागीरथ प्रसाद ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी, बिल्कुल, तो ऐसा कैसे संभव नहीं है कि कमलनाथ जी नहीं आएंगे? तो बनने की आशंका तो राजकुमार पटेल भी है, लेकिन आशंका कुशंका अपनी जगह। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने अपने बूथ से विजय पथ के अभियान की शुरुआत कर दी है। 22 मार्च तक ये अभियान जब तक चलेगा तब तक उसके जो कार्यकर्ताओं की फौज 41 लाख जिसका दावा किया जा रहा है, और 65,000 के करीब बूथ हैं, तो जाहिर सी बात है एक बूथ पर 70 कार्यकर्ताओं की फौज जब पहुंचेगी तो एक एक वोटरों से जब वो मुलाकात करेगी तो लगभग 4 करोड़ वोटरों के साथ वो पहुंच सकती है। अब इतने वोटरों से संपर्क के बाद
निश्चित तौर पर कुछ ऐसे होंगे जो फ्लोटिंग वोटर हैं वो बीजेपी का साथ दे सकते हैं, या जो उसके कमिटेड वोटर हैं वो उसके साथ बने रह सकते हैं। हो सकता है कांग्रेस के वोट बैंक में भी सेंध लगे। और दूसरी बात यह भी कि कांग्रेस अभी तक पूरे उम्मीदवार घोषित कर नहीं पाई है। 28 सीटें उसको चुनाव लड़ना, 10 के उम्मीदवारों की घोषणा की है। तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे बीजेपी का अभियान तेज होता जा रहा है और कांग्रेस फिलहाल इस दौर से पिछड़ती नजर आ रही है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।